हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही है तो अच्छे से चलाओ, ठीक, अच्छे से मेहनत करो क्योंकि वही काम आना है। आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी, आपकी मेहनत मेरे काम नहीं आएगी, मेरी मेहनत आपके काम आ सकती है ना। ठीक है, तो आपको जो मेहनत करनी है अपनी जेईई एडवांस की तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। बी सीरियस, बी सिंसियर, है ना। और आपकी इस मेहनत में आपका साथ जो दे रहे हैं आपको आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने जो आपको रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है, इस सीरीज में आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है ना। ठीक है बच्चों। नाउ तो आज अपना जो टास्क रहेगा डे 31 का, अपना टास्क क्या है? डीपीपी नंबर 31 मीन्स अभी तक हम डीपीपी 30 सॉल्व कर चुके हैं। 30 डीपीपी सॉल्व कर चुके, इट मीन कि आई हैव सॉल्व 300 प्रॉब्लम्स। मतलब मैं 300 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, 300 क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, नो डाउट ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा ना। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को, आप जो जो प्रॉब्लम्स अच्छी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है ना अच्छा कंसेप्ट रखती हैं, मैक्सिमम सभी प्रॉब्लम्स में अच्छे कंसेप्ट है, कुछ ना कुछ सीखने सिखाने वाली प्रॉब्लम्स है। तो उन सभी कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में भी रखिए। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें। तो अब देखो डीपीपी में पहले तो पैटर्न समझते हैं। अभी देखो, अब इसके बाद में डीपीपी में, इससे पहले हमने जो डीपीपी थे उसमें नॉर्मल फॉर्मेट एक फॉलो किया था, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, है ना, ताकि मैं सभी की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे। अब क्या पैटर्न अदलता बदलता रहेगा, है ना, बदलते रहेंगे पैटर्न। से पहले मल्टीपल करेक्ट आ गया, है ना। जैसे बात करें मल्टीपल करेक्ट की तो 4 मल्टीपल करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो 4 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ गया। देन उसके बाद में एक पैराग्राफ आ गया, है ना। ठीक है, लास्ट में उसका आंसर की दे रखा है जैसे होता ही है। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कैसा है अपना? मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो बच्चों ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, आईआईटी एडवांस में आ चुका है 2018 में। ठीक है, ये 2018 का प्रॉब्लम है और ये बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। वहां पर थोड़ा सा बस डेटा का अंतर है, थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, और कुछ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। लेट एफ एक्स क्या है? -1 से लेके 1 में बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन। मतलब एफ एक्स कैसा है? ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब एफ एक्स कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल भी है। डिफरेंशियबल है तो मतलब कंटिन्यूस तो है ही है ना। किस इंटरवल में? आर से लेके -1 to 1, मतलब कोडोमेन ये दे रखा है। साथ में क्या दे रखा है? एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4 है। देन आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर ट्रू, कौन सा ट्रू है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन उसने पूछा है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा इज सच दैट एफ इज 1 1 ऑन दिस इंटरवल। क्या कोई ऐसा एक अल्फा, एक सा कोई एक इंटरवल अल्फा से बीटा की, अल्फा से बीटा में ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है क्या? अल्फा टू बीटा ऐसे एक इंटरवल एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए फंक्शन है 1 1 हो। ठीक है, अब देखो 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में कि मतलब कुछ ग्राफ एफवर्ड या कुछ इस तरह का डाउनवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए। बस छोटा सा स्मॉल इंटरवल पूछ रहा है, मतलब कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करें। दो तरह के फंक्शन होते हैं, तो कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट, है ना। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने क्या सोचा, अगर हम ए को सॉल्व कर रहे हैं कि लेट, मान लेता हूं कि लेट एफ डैश एक्स कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो फिर 1 1 होगा नहीं ना। चलो ठीक है, एफ डैश एक्स आपने कांस्टेंट ले लिया, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स कांस्टेंट लिया। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। अच्छा, एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर जीरो आया तो इट मीन कि एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। और यहां से अगर मैं, देन अगर मैं यहां से जाता हूं तो एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर कितना आया? 4 आया। ठीक है, इट मीन कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा? +-2 आ जाएगा। या तो +2 आ रहा होगा या फिर -2, मतलब दोनों वैल्यूज तो नहीं हो सकता, फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा ना। अगर एफ फंक्शन है कोई भी एक वैल्यू एक्सेप्टेबल हो रहा होगा। अब बात है कि क्या एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कभी 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि एफ एक्स का जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज ये हो सकता है, मतलब को डोमेन ये दे रखा है ना। तो ऑब्वियसली ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन कि हमने जो पीछे अज्यूम किया था, इट मीन कि एफ एक्स इज नॉट कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। अगर एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब घुमावदार फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस नहीं, घुमावदार। घुमावदार मतलब कुछ इस तरह का फंक्शन होगा या फिर एक्स होगा, कुछ तो होगा ना एफ एक्स। अब उसने बोला है कोई एक छोटा सा ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जिसमें 1 1 हो। हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया क्या होगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो कैसा अपना ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट अपना ट्रू मतलब पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे उसने पूछा है कि देयर एग्जिस्ट है सी 0 से लेके 2 में। ठीक है, ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश सी कितना आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा हो। हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम कहाँ सीखते हैं, एलएमबीटी के अंदर एफ डैश पे रिजल्ट निकाल रहा है। तो अगर मान लो कि मैं एफ डैश लगाऊं ना, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ऐसा लिखा एफ डैश सी निकाला, मतलब 0 और 2 के बीच में मुझे एफ डैश पे कंडीशन चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द एफ डैश। एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि मॉड के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक है हमने इसमें मॉड लगा दिया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो भाई एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 0 की बात करें तो एफ एक्स कैसे वेरी कर रहा है, -1 to 1 में वेरी कर रहा है मैक्सिमम, एफ एक्स का जो रेंज आएगा। तो ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसका मैक्सिमम वैसे मिनिमम वैल्यू -1 लेते हैं ना। तो अगर इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, ये 2 ही आएगा, 2/2 आएगा, 1 आ गया। मतलब इस वाले पार्ट की बात करें तो भैया ये कैसा आएगा, ये वाला हिस्सा तो ऑलवेज 2 के इक्वल आएगा, 2 से छोटा होगा, 2/2 करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो ऑलवेज कैसा आएगा, 1 से छोटा आएगा ही आएगा। मतलब क्या हुआ, 0 और 2 के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा आएगा, 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा। कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हाँ मतलब देयर एग्जिस्ट है सी, मतलब कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा, सही बात है। तो सेकंड मतलब बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट ना, ये भी अपना सही हुआ। अब तीसरा वो कहना चाह रहा है कि x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है 1 आएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए कि थोड़ा सा कुछ कुछ रफ कर लेते हैं अपना, और यही सॉल्व कर देंगे। क्या बोल रहा है कि अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मतलब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स, जो इसका लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स का कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, f हमारे पास कैसे दे रखा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये बात हमने समझ में आई। अब देखो f ऑफ इसकी अगर मैं बात करूं ना, f डैश 0 हमारे पास कितना दे रखा है, f डैश 0 का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ 0 का होल स्क्वायर यहां दे रखा है ना। अगर मैं एक काम करें कि भाई एक तरीका ये हो सकता है कि अगर इसका मतलब ये सभी एफ एक्स के लिए वैलिड है तो मैं कोई एक ऐसा एफ एक्स ढूंढ लेता हूं जिसके लिए कैसा आ जाए, नॉन वैलिड हो, मतलब वैलिड ही ना हो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, भाई ये ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आई आपको मेरी। तो मैंने क्या किया कि अगर मान लें कि यहां से एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसे कुछ लिख लूं, एक सेकेंड समझो बच्चों ना, क्या बात कर रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे ना कि क्या रखा है, एफ एक्स हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है ना। मतलब आप ऐसे समझो कि कोई ऐसा, मैं ये बोलना चाह रहा है कि अगर एफ एक्स जो है तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंशन इन्फिनिटी पे कितना आएगा, 1 आएगा। या तो मैं इसको प्रूफ कर दूं या फिर इसका मैं उल्टा जाके प्रूफ करूं। मैंने एक ऐसा कोई फंक्शन ढूंढ लिया जिसका लिमिट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो क्या कि एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर 4 आ रहा है। मैंने एफ एक्स का वैल्यू 0 ले लिया, एफ ऑफ 0 0 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं 0 पॉसिबल है ना इन दिस इंटरवल। एफ डैश 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स की बात करें तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ 2x लिखा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2x आएगा। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 का अगर मैं होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, हाँ बिल्कुल ऐसे सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ऐसे बहुत छोटा सा कोई फंक्शन देखा ना, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन ही है, -1 to 1 में जा रहा है ना। ठीक है, इस तरह का हमने एक फंक्शन देख लिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ अब देखिए, अगर एफ एक्स की मैं अगर ये बात करता हूँ, एफ एक्स अगर ये ले लिया और इसका अगर मैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लूँ, अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, साइन के अंदर अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो ये साइन के अंदर इन्फिनिटी जाएगा तो ये क्या रहेगा, ऑसिलेट करेगा। इसका जो वैल्यू है वो क्या है कि कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, मतलब इसका लिमिट जो होगा -1 और 1 के बीच में ऐसे वेरी कर रहा होगा, मतलब जो ये साइन ऐसे वेरी कर रहा होगा। जबकि लिमिट क्या होता है, एक डेफिनेट नंबर की तरफ जाता है ना, किसी एक नंबर की तरफ जाना चाहिए, फाइनाइट नंबर की तरफ जाना चाहिए। फाइनाइट नंबर की तरफ नहीं जा रहा है तो दैट्स व्हाई क्या होगा, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं हो सकता। ठीक है, पहले का सी नहीं आएगा।
क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है ना। अब देखो यहाँ तक की प्रॉब्लम थी ये तो थोड़ी आसान आसान सी प्रॉब्लम्स थी ना। अब आती है बात अपने पास में मजेदार बात, ऑप्शन डी है ना। ये थोड़ा सा बढ़िया ऑप्शन है ना, बहुत ध्यान से समझना इसको, ऑप्शन डी को कैसे सॉल्व करेंगे ना, बहुत ध्यान से समझिए। आपसे पूछा है देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, कोई ऐसा एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए अगर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट का वैल्यू जीरो आएगा बट एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। वो ऐसा कहना चाह रहा है ना, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, क्या कोई ऐसा एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो इस तरह की डेफिनेशन कैसे आएगी, पहली बात तो ये समझो, एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए, डबल डैश चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ दे रखा है, तो लेट मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से एक फंक्शन जी एक्स एज्यूम करते हैं। जी एक्स हमने क्या एज्यूम किया, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर। एंड एक बात तो आपको पता है कि जी डैश जीरो का अगर मैं वैल्यू लिखूं, एक सेकेंड, बहुत फोन। हाँ भाई बच्चों, तो क्या बात कर रहे थे, जी एक्स के बारे में ना, जी एक्स दे रखा था, ये जी एक्स मान ली है ना, क्यों माना वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक बात तो आप बोल सकते हो, जी डैश जीरो अगर लिखेंगे तो एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर प्लस एफ डॉट जीरो का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ना, ये दे रखा है 4 दे देना। बहुत ध्यान समझना बात को ना। अब देखो पॉइंट समझिए, आपसे पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, कोई ऐसा एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए इसका वैल्यू जीरो आए बट इसका वैल्यू जीरो नहीं आए, है ना। बहुत ध्यान समझना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको जी डैश एक्स निकाला, तो जी डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स यहाँ से है इंटू एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ से आया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये लिखा हमने। अब हमने क्या किया, जी डैश ऑफ एक्स नॉट की बात करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स नॉट तो बाहर कॉमन आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, अंदर क्या बचा, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट, ये बचा हुआ है। ठीक है, अंदर ये बचा हुआ। अब उसने बोला है कि जी डैश ऑफ एक्स नॉट की बात करें, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, जिस पर क्या होना चाहिए कि भैया ये तो जीरो नहीं होना चाहिए बट ये वाला पार्ट कैसा आएगा, जीरो आएगा ही आएगा। ऐसा कुछ पॉइंट से एग्जिस्ट कर रहा है ना, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, ऐसा कोई एक्स नॉट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, वो ये कहना चाह रहा है ना। तो अब पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं ना। देखो कुछ कुछ पॉइंट समझिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात तो ये डिसाइड कर लिया कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का जो वैल्यू आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, एफ एक्स की अगर बात करें तो एफ एक्स -1 से लेकर 1 के बीच में वेरी कर रहा है। मैक्सिमम एफ एक्स की बात करें तो ना वो कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। मतलब अगर मैं जी एक्स की बात करूं, इसको हटाते हैं, साइड करते हैं ना। अब देखो एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो जी एक्स है, ये वाला पोर्शन जो होगा हमारे पास, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की बात करें, एफ डैश एक्स नॉट है ना, किसी पॉइंट की बात करें पर्टिकुलर पॉइंट पर है ना, ये कैसा आएगा, 1 के इक्वल आएगा या 1 से छोटा ही होगा। पहली बात तो ये भी कैसा आएगा, 1 के इक्वल आएगा या 1 से छोटा ही होगा। मतलब जी एक्स की बात की जाए तो जी एक्स कैसा होगा हमारे पास में, 0 और 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें क्या होगा, 2 के इक्वल आएगा, 2 से छोटा ही होगा। ठीक है, और एक और पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे कि भैया एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं कि कुछ भी ऐसा पॉइंट ले लिया आपने, जैसे मैं बात करूं लेट ओके, एक सेकेंड, एक पॉइंट x1 ले लिया आपने 0 से लेकर के 2 के बीच में। तो अगर मान लो इस पॉइंट x1 पे अगर बात की जाए, ठीक है, तो g ऑफ x1 जो आएगा वो कैसा आएगा, 5 के इक्वल होगा या 5 से छोटा होगा, है ना। कोई भी ऐसा देर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट x1, कम से कम एक ऐसा पॉइंट x1 तो होगा जहां पर g ऑफ x1 कैसा आएगा, 5 से छोटा आएगा। एंड एक और बात करता हूं मैं, सिमेट्री से बोल सकते हैं -2 to 0 के बीच में, कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर g ऑफ x2 भी कितना आएगा, 5 के इक्वल आएगा, 5 से छोटा ही आएगा। अब देखो पॉइंट को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि -2, यहाँ तो 0 ले लिया हमने, 0,0, -2 यहाँ ले लिया और प्लस का 2 हमने यहाँ लिया। -2 to 0 के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर इसका जो वैल्यू है क्या है, 5 के इक्वल होगा, 5 से छोटा होगा, मतलब ऐसा कुछ आ रहा होगा, यहाँ 5 मान लेते हैं ना।
ये लाइन डायग्राम नहीं दिखाते। ओके 5 से छोटा आ रहा होगा ना, एक सेकेंड। एक पॉइंट यहाँ पर हमने x2 ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ x1 ले लिया, जिसमें वैल्यू कितनी आ रही होगी 5 या 5 से छोटी ही आ रही होगी। सॉरी ये कितना आ गया हमारे पास, ओहो ये 2 के इक्वल आएगा या 2 से छोटा ही आएगा, ये 2 के इक्वल होगा, 2 से छोटा ही आएगा ना, 5 कहाँ से आ जाएगा, 5 तो आएगा नहीं। वो IIT वाला एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा था ना, उसमें आता था 5 से छोटा। तो ये जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल होगा या 2 से छोटा ही होगा। एक बात तो आपको समझ में आई ना। अब उसने बोला है कि 0 पे जो वैल्यू है, g ऑफ 0 अगर लिखे हम बात, सॉरी g डैश 0 नहीं है, g ऑफ 0 है। g ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो इस पे वैल्यू कितनी आ रही 4 आई। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वैल्यू कुछ ऐसे आई, 4 यहाँ पर आ रहा है वैल्यू ना, इट मीन इसके बाद अगर वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज कुछ ऐसे जा रही होगी, मान लो कुछ ऐसे गया, ऐसे गया, कुछ ऐसे गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 4 पे मैक्सिमम आ रहा हो उसके बाद ऐसे डिक्रीज करेगा, या फिर मान लो कि ऐसे 4 पे मैक्सिमम आया होगा तो कुछ ऐसे बना होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, पहले इंक्रीज करेगा, भाई यहाँ पे वैल्यू भी सेम आ रही है, यहाँ पर वैल्यू ऐसे आ रही है, तो उसका मतलब ग्राफ इन बिटवीन ऊपर घूम के फिर नीचे तो आया ही होगा। और 0 पे वैल्यू कितनी दिखानी है 4 दिखानी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बना होगा, या फिर डायग्राम कुछ ऐसे बना होगा, कुछ इस तरह का बना होगा। एक बात तो समझ में आई, मतलब कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पर क्या होगा मैक्सिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर अगर मैक्सिमम आया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एफ डैश एक्स नॉट तो कैसा हो जाएगा इस पॉइंट पर, सॉरी जी डैश ऑफ एक्स नॉट कैसा आएगा, 0 आएगा एट दैट पॉइंट, है ना। मान लो अगर ऐसी बात करें ना, तो भैया हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये 0 दिखा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 0 आए, तो कम से कम क्या है एक ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा जहां पर मैक्सिमम आएगा ही आएगा, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। पहले तो आप ये पॉइंट समझें। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ gx, है ना, gx के ग्राफ की बात कर रहे हैं ना। अब देखो इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसकी वैल्यू 0 रही होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 रही होगी, या फिर दोनों ही 0 रहे होंगे ना, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आप बात को समझें बहुत ध्यान से, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि लेट ये 0 आया, तो यहां से क्या होगा, या तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट 0 होगा, या फिर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट का वैल्यू कितना रहा होगा 0 रहा होगा, यही रहा होगा ना, ये पॉसिबिलिटी है। अब समझो पॉइंट को, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं ना। मान लो आप थोड़ी देर के लिए अगर ये 0 आ रहा है, लेट मान लेते हैं कि ये 0 है, मान लिया आपने ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, और एक्स नॉट हमारे पास इस इंटरवल का पॉइंट है ना, मतलब 0 पे भी वैल्यू इसका कितना आएगा 0 आएगा, तो एफ डैश 0 का वैल्यू 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस कंडीशन से अगर मैं जाए, इसका वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो -1 to 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। इट मीन कि भैया ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा इट मीन कि ये 0 होगा। ठीक है, एंड यहां पर हम एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप बच्चों आपको ये वाला सवाल थोड़ा थोड़ा आपको समझ तो आ गया होगा ना। खैर ठीक है, इस पर खूब सारी मेहनत करो ना, तब आपको थोड़ा जाके और अच्छे से क्लियर होता है ना, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता है ना। चलो ठीक है, अभी के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट सेकंड और सॉरी पहले का जो आंसर आया वो ए बी और डी आ रहा है, ए बी और डी है ना, बिल्कुल सही है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा तो पहले सवाल को यहाँ पे जो लेने का जो पर्पज था, पर्पज यही था कि ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, और आईआईटी में पूछा भी गया भी ऐसा प्रॉब्लम, सेम ही प्रॉब्लम पूछा गया, थोड़ा सा मैंने अंतर किया हुआ है यहाँ पर, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सारे ऑप्शन सेम ही है, बस इंटरवल बदला हुआ, -1 से लेके 1 है, तो वहां पर -2 से 2 था, और यहाँ पर वैल्यू 85 दे रखा था वहां पर, और यहाँ पर 4 गिवन है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। चलिए बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, इसमें तो कुछ बातें आपको सिखाएंगे। लेट क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, और ए इनवर्स बराबर ये दे रखा है। देन पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए, इनके बारे में पूछा हुआ है। देखो पहली बात तो आपको एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और
ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो आप ए इनवर्स निकालो, देन जाके फर्दर सॉल्व करें, नहीं नहीं तरीका गलत हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आ गया, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया 5a² हमने यहाँ लिखा माइनस ऑफ ए क्यू, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखूं ए क्यू माइनस ऑफ 5a² प्लस ऑफ 3i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक ए में एक इक्वेशन आ गया है ना। अच्छा, इस ए में जो इक्वेशन आता है मैट्रिक्स से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो अब आप बच्चों को पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ये इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो वो कुछ कुछ जानकारियां देता है। अब देखो, आप पहले कुछ पॉइंट सीख लो। पॉइंट नंबर 1, तो आप ये सीखिए, पॉइंट नंबर 1, अगर मान लो कि अगर मैट्रिक्स ये है ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मुझे सी एच इक्वेशन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, कितना आएगा a² आएगा माइनस ऑफ, ठीक है। यहाँ हम कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ ए लिखेंगे, इनटू में ए आएगा प्लस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि मैट्रिक्स ए कैसा है, 3x3 का है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है वो डायरेक्ट मैं याद ही रखता हूँ, क्या आएगा a³ माइनस माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा a² का टर्म आ रहा होगा, और यहाँ आएगा कोफिशिएंट में ट्रेस ऑफ ए इंटू a² आया प्लस साइन, माइनस के फिर प्लस साइन लिखेंगे, प्लस साइन में क्या आता है यहाँ पे बताते हैं ना, फिर इनटू में a आएगा, फिर माइनस साइन, यहाँ आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0, ये आता है ना। यहाँ क्या आएगा, सम ऑफ कोफैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जो भी डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये आता है ना। पहली बात तो देखो सभी बच्चों को ये बात पता होना चाहिए, अगर जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत चली जाती है उनको ना, ठीक है। ओके, तो a² का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस टाइम तो क्या आता है, ट्रेस आता है, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है मतलब आइडेंटिटी का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस टाइम्स क्या आता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है ना। पहले तो हमें ये बात मालूम चलनी चाहिए। जैसे आपने देखो यहां से अगर देखा तो यहां से एक बात तो आपको समझ में आ गई कि भैया अगर a² यहाँ पर लिखे तो ट्रेस ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। आई का जो कोफिशिएंट आ रहा है उसका माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो कितना है -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट हम जब निकालते हैं ना, मतलब इसके जो रूट्स आ रहे होंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए आते हैं ना, मतलब इसका जो a² का जो कोफिशिएंट है वो ट्रेस ऑफ ए आता है ना, उसका माइनस टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या ए का टर्म मिसिंग है, इसका मतलब क्या रहा होगा 0 इंटू ए, और ए का जो कोफिशिएंट आता है वो क्या होता है, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वो कितना आ रहा है 0 आया। मतलब अगर मैं बात करूं तो देन अगर हम पॉइंट को समझें, एंड सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, कोफैक्टर लिखो या माइनर लिखो, डायगोनल एलिमेंट का क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। अब देखो बहुत ध्यान समझना, इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर है माइनर लिखते हैं ना, पॉजिटिव ही आना है, दोनों सेम ही आएंगे ना। इस एलिमेंट छोड़ा इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 2 - 3c कितना आएगा, 2 - 3c, तो हमने यहाँ लिखा ओहो, चलो ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 - 3c प्लस साइन ऑफ, फिर मैं यहाँ से लिखूंगा इस एलिमेंट से पास करता हूँ, रोअर कॉलम को हटाएंगे तो इस एलिमेंट को, इस रो को हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको जब मल्टीप्लाई किया 2a - 1 आया, ठीक है, प्लस साइन। प्लस साइन के बाद में इस एलिमेंट की बात करें, इसको छोड़ा, इसको जब मल्टीप्लाई किया a - 2b, a - 2b बराबर में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
तो ये कंडीशन आपको मालूम चली। अच्छा देखो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पता चले थे, मैं मैट्रिक्स लिख ही देता हूँ यहाँ पर, है ना, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ रही थी। AB1 2 1 3 है ना, तो AB1 2 1 3 और 1C2 ठीक है। तो एक तो हमारे पास देखो ये रिजल्ट आ रहा था, यहाँ से हमने ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा था हमारे पास 5 आया ना, तो देखो A+3 = 5, तो A का वैल्यू तो कितना आ गया 2 आया। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है -3 आ रहा है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना। ठीक है, जो आगे समझते हैं ना, तो एक कंडीशन तो हमारे पास में आ गया, और दूसरा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा A+1+2 और A+3 = 5 आ गया, तो ए का वैल्यू 2 आ गया ना। ए का वैल्यू हमने 2 यहाँ पुट कर दिया था, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो चलो ये आ गया था हमारे पास ना। ठीक है, सम ऑफ द कोफैक्टर्स निकाला हमने ना। अब एक और पॉइंट समझते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है -3 दे रखा है ना। ठीक है, कलर को दूसरा लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा a इंटू आप लिखोगे, तो a इंटू हमने लिखा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 -3c यहाँ से आ गया, 2 -3c माइनस ऑफ b इंटू, तो b इंटू जब लिखेंगे 4 इंटू 4 -3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू आप लिखेंगे तो फिर क्या, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 2c -1 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है -3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक भी हमें बात समझ। ए का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो ए का वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट एक यहाँ पर आ रहा है -1 आया, तो 4 -1 कितना आ जाएगा 3 आ गया, 3 को उधर ले गए तो -6 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में तो ए का हिसाब तो हो गया है ना। उसके बाद अब समझते हैं 2 का वैल्यू जब यहाँ डालेंगे तो माइनस भी तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो 2 जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6c यहाँ से आएगा, प्लस का 2c यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा ये प्लस का, सॉरी माइनस का 4c आ जाएगा। इतने आ रहा है ना, माइनस का भी यहाँ से लिखा, माइनस का 4c हमने यहाँ से लिखा। ठीक है, और ये कितना आ गया -6 आया है ना। तो यहाँ से एक बात मैं बोल सकता हूँ कि भैया b+4c का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ गया। एक बात समझ में आई, एक बात हमें ये समझ में है ना। ठीक है, इन दोनों से मैं एक काम कर सकता हूँ, b और c फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो 2 भी बनेगा तो हट जाएगा, तो यहाँ पे 8c बना, सब्ट्रैक्ट कराया तो माइनस का 5c आया। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 7 - 12 किया तो कितना आ जाएगा -5 आया, तो c का वैल्यू तो कितना आ गया 1 आ गया, तो c का वैल्यू 1 हमने यहाँ डाल दिया, तो उसको उधर ले जाएंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू 2 आया, c का वैल्यू 1 आया और a का वैल्यू 2 आया। तो ऑब्वियसली तो ये हमारे पास ABC की वैल्यू जा गई, और सबसे अगर मैं a+b+c निकालू तो 5 आ रहा है ना, 2 + 2 + 1 5 आया, तो मतलब ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा a+b+c आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, ये वाला ऑप्शन डी भी सही है, सी भी सही है एंड बी भी सही है ना, तो BCD आया। सेकंड का आंसर कितना आ रहा है BCD है ना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, नाउ आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है समझिए, लेट ABC बी द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं सच दैट A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड कितना 1 दे रखा है। Z1 Z2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो Z1 Z2 इस इक्वेशन के रूट है। तो जैसे ही आपको एक बात समझ में आई तो यहाँ से ये बात मालूम समझ में आनी चाहिए, Z1 + Z2 का वैल्यू कितना आएगा -p/a, और Z1 × Z2 का वैल्यू कितना आएगा c/a। अच्छा एक और चीज, मॉड ऑफ Z1 1 दे रखा है, तो मॉड ऑफ Z1 1 है, तो अगर बोथ साइड अगर मैं मॉड लगा दूं तो मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ c/a, तो ये तो 1 आ गया, मॉड ऑफ Z1 × मॉड ऑफ Z2 बराबर 1, तो मॉड ऑफ Z1 1 है, तो इट मीन कि मॉड ऑफ Z2 भी कितना है 1 है, मतलब Z1 Z2 हमारे पास इस इक्वेशन के जो दो रूट दे रखे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1 दे रखा है। आल्सो P and Q आर द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2, मतलब अगर मान लो कि 2 पॉइंट हमारे पास दे दिए, एक पॉइंट P दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट है Z1, और एक पॉइंट Q है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये Z2 है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, और इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है वो कितना है थीटा है। ठीक, ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो b² = AC, एक तो ये कंडीशन पूछा हुआ है, थीटा = 2π/3, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, PQ लेंथ कितना होगा, और Z1 + Z2 का वैल्यू कितना आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ कुछ बातें हमसे पूछी गई है ना। अब देखो पहली बात तो आप ये समझो,
फर्स्ट की बात करें मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी सी में एक रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है Z1 प्लस Z2 बराबर कितना दे रखा है, मॉड ऑफ बी बाई ए आ जाएगा, माइनस साइन का तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 आया। अच्छा, इसका मॉड 1 आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दिया। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड इंटू जेड बार, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जेड बार बार को दोनों पे अलग अलग कर दिया। ठीक है, Z1 Z2 हमारे पास कैसा आ रहा है, यूनिट जिनका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से जब स्क्वायरिंग कराएंगे तो Z1 बार बराबर 1 आएगा। ऐसे मॉड ऑफ Z2 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो Z2 बार बराबर 1 आ गया है ना। तो यहाँ से अगर हम समझें तो Z1 बार का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/Z1 आ गया। तो यहाँ से तो हमारे पास में क्या समझ में आया, Z1 प्लस Z2, और यहाँ से कितना है 1/Z1 प्लस 1/Z2 बराबर 1, ये है ना। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको जब आप आगे सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा, Z1 Z2, और Z1 प्लस Z2 का वैल्यू कितना आ रहा था, माइनस बी बाई ए। तो भैया यहाँ से तो आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से सी बाई ए आया, ए से ए कट जाएगा, मतलब बी स्क्वायर बराबर तो ए सी आया। पहला तो हमारे पास ये कंडीशन आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ठीक है, आगे उसने बोलना चाह रहा है थीटा बराबर कितना आ रहा है, 2π/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा क्या, थीटा बराबर 2π/3, है ना, समझो बात को। अच्छा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, ये सही है ना। तो डी ऑप्शन भी अपना सही हो गया है ना, कुछ कुछ ऑप्शन अपने सही आ गए ना, मतलब पहला सही आ गया, ये भी सही हो गया डी। ठीक है, अच्छा Z1 Z2 के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा एंगल आ रहा है। तो Z2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z2 माइनस 0 बराबर Z1 माइनस 0 इंटू, है ना, मतलब वो पाइथागोरस लगाते हुए हमने लिखा, और इंटू ई पावर, सॉरी पाइथागोरस नहीं, रोटेशन फॉर्मूला। ठीक है, Z2 बराबर कितना आ जाएगा, Z1 इंटू ई पावर आयोटा थीटा आ जाएगा ना। और हमें एक बात ये मालूम है कि Z1 प्लस Z2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ से मैं एक बात ये बोल सकता हूँ, Z2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Z1 इंटू ई पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, ई पावर आयोटा थीटा, ऐसा लिखा, दैट इक्वल टू 1 है। Z1 को बाहर निकालेंगे तो मॉड ऑफ Z1 आएगा। ठीक है, यहाँ से बनेगा 1 प्लस ऑफ ई पावर आयोटा थीटा। क्यों बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आती है हमें। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 1 है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आता है, वो आता है 2 cos ऑफ थीटा बाई 2, ये आएगा ना। ठीक है, दैट इक्वल टू कितना है, 1 आया, यहाँ पर भी मॉड लगा दिया। ठीक, नाउ अब बात को अगर समझा जाए ओके, है ना। एक काम करते हैं, यहां से अगर मैं लिखता हूं, अगर वैल्यूज कि कॉस ऑफ थीटा बाई 2 अगर मैं लिखूं, दैट इज हाफ लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू ना। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर लेंगे तो थीटा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आया। थीटा कितना है, 120 डिग्री आया, मतलब ये थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा, 2π/3, है ना। ये पॉसिबल है कि नहीं, हाँ ये पॉसिबल तो है। ठीक है, माइनस से करस्पॉन्डिंग दिया नहीं है ना। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, आपको एक बात ये मालूम चल गई भैया, ये एंगल, ये लेंथ कितना है, 1 है, ये लेंथ कितना है, 1 है, और ये एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, आपको Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो ये भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। पी क्यू लेंथ पूछा है, तो पी क्यू लेंथ कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो पी क्यू अगर मैं लेंथ की बात करूं, थोड़ा सा इसके यही नीचे कर देते हैं, पी क्यू लेंथ आपको निकालना है, मतलब Z1 का Z2 से डिस्टेंस। तो ठीक है, तो Z1 तो हमने यहाँ लिखा है, Z2 की जगह लिख सकते हैं Z1 इंटू ई पावर आयोटा थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस ऑफ ई पावर आयोटा थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 1 आ गया, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 2 साइन थीटा बाई 2, याद रखना चाहिए आप लोगों को डायरेक्ट। ठीक है, थीटा कितना है, 120 डिग्री, तो इसका 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना है, √3 आया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, मतलब क्या रहेगा, थर्ड का A B C D सभी ऑप्शन सही हैं।
हाँ बच्चों, समझ में आ गया आपको? देखो ये बहुत ही सही प्रॉब्लम था, आसान सा प्रॉब्लम था और आपको सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम था। थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा? ABCD। तो क्या आंसर दिया है थर्ड का? ABCD एकदम सही जवाब है ना। ठीक है ना, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सबसे आसान प्रॉब्लम है अभी तक का, कि इफ fx इक्वल टू fx बी सच दैट, कि fx बराबर क्या दे रखा है? मैक्सिमम ऑफ दिस is continuous for all x belongs to R, fx is derivable, fx is non-derivable at 3 point, fx is non-derivable at 4 point only, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। सिंपल सी बात है, तो पहला काम तो क्या करना चाहिए मुझे? इसका ग्राफ बनाना चाहिए ना। ये fx बराबर क्या दे रखा है? मैक्सिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम मतलब जानते हैं, मान लो अगर ये 2 है, ये 3 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा? 3 होगा। ठीक है, तो अब ग्राफिकली भी आप इसका मतलब जानते हैं हम लोग। पहला काम तो क्या कराएंगे? इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम हमने क्या बनाया? तो 3 माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो y बराबर 3 की एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं पहले तो, और इस पर क्या करते हैं? एक्स क्यूब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, तो और माइनस ऑफ एक्स क्यूब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। बात समझ में आई? कुछ ऐसे गया। अब देखो, मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, तो मॉड एक्स माइनस 3, एक्स बराबर तो हमने 0 ले लिया, तो मतलब 3,0 तो हमने यहाँ लिखा। 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? एक्स को 0 पे वैल्यू कितना है? 3 आया। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसे पास करेगा। बच्चों देखो, बहुत ध्यान समझना, डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि जब x हमारे पास में जब क्यूब रहेगा ना, तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ना। 3 माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो ये कुछ ऐसे रहा डायग्राम, और ये कुछ आगे जब जाएगा तो कुछ ऐसे जाएगा। ये आएगा हमारे पास एक्चुअल डायग्राम। आगे कुछ ऐसे जा रहा है और यहाँ कुछ ऐसे कट करेगा, इधर की साइड ही ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा आया भैया? ये मैक्सिमम आया। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? ये मैक्सिमम आया, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको। फिर यहाँ ऊपर ऐसे उठा करके आ जाएगा, और फिर उसके बाद इन दोनों में मैक्सिमम निकालेंगे, तो ये आया हमारे पास, और फिर यहाँ से ये आया। अब देखो, अगर पॉइंट्स की बात करें, तो ये एक पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया, तीसरा पॉइंट ये आया, चौथा पॉइंट ये आया ना। ठीक है, ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ तो ओवरऑल कैसा है? कंटिन्यूस आएगा। पहली बात तो fx इज नॉन डेरिवेबल एट ओनली एट 4 पॉइंट ओनली। हाँ सही बात है, एक तो यहाँ शार्प कॉर्नर बनेगा, यहाँ शार्प कॉर्नर, यहाँ शार्प कॉर्नर, 4 जगह कैसा आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ए और डी ऑप्शन आएगा। ठीक बच्चों। अच्छा, इसका भी आंसर टिक करते टाइम क्या है कि गलती हो जाती है बच्चों से ना, क्योंकि वो यहाँ पर जब डायग्राम बना रहे होते हैं ना, तो इस डायग्राम बनाते टाइम यहाँ गलती कर देते हैं ना, कैसे ग्राफ जाएगा। चलो बच्चों, आपको ये गलती नहीं करनी है। आई होप आपको मतलब पहली 4 प्रॉब्लम तो ढंग से क्लियर हो गई ना, और पहली 4 प्रॉब्लम्स में आपने कुछ ना कुछ सीखा ही ना। नाउ आगे मूव करते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत ढंग से समझना। क्या दे रखा है? लेट एस एन इक्वल टू, ये दे रखा है एस 100 हमारे पास, ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इच। ए प्लस बी का वैल्यू क्या रहेगा? तो देखो क्या गिवन है आपके पास? एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू एन। ठीक है, देखो यहाँ वेरिएबल आ रहा है ना, तो इसको मैं कांस्टेंट बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं। एन सी एन माइनस आर करके फॉर्मूला, एन प्लस के हमने यहाँ लिखा, सी एन यहाँ लिखा, और के ही रहने दिया है ना। अगर इसको मैं अगर ओपन करूँ तो के बराबर 0 पर तो 0 हो ही जाएगा, तो के बराबर 1 ले लेते हैं, तो 1 डॉट, तो एन प्लस 1 सी एन ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2 डॉट, एन प्लस 2 सी एन यहाँ लिखा, प्लस 3 डॉट, तो एन प्लस 3 सी एन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चलते जाएंगे तो अगर इसको मैं आगे लिखते जाऊं, तो k का वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया? n पुट कर दिया, तो n पुट करने से यहाँ पे कितना बनेगा? n डॉट, तो 2n सी n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया? एक सीरीज बन गया ना। अब हमें क्या इसका सम फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखो इस सीरीज को अगर आप बहुत ध्यान से अगर देखें, बाइनोमियल सीरीज को, तो भाई एक्चुअली में ये लिखा क्या है? ये तो एस एन है। इसे वाले पॉइंट को मैं लिखने का एक और तरीका बोल सकता हूँ, कैसे? समझो, देखो यहाँ n लिखा हुआ है, यहाँ n लिखा हुआ है, यहाँ पर भी n लिखा हुआ है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन 1 डॉट 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x पावर n निकालेंगे तो n प्लस 1 सी एन आएगा, तो 2 डॉट 1 प्लस एक्स पावर कितना आ जाएगा? यहाँ से n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 डॉट 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 3 हमने यहाँ लिखा।
तो डॉट डॉट चलते गए तो एन डॉट, तो ये कितना जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 2n। ये आ गया हमारे पास एक सीरीज। मतलब इस सीरीज से मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n निकालना है। अल्टीमेटली बात तो ये है, इस सीरीज की कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n निकालना है। पहला काम तो सीरीज का सम निकालते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का सम हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n वो Sn था ना, मान लेते हैं सीरीज का सम हमने अल्फा ले लेता हूँ। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1। AGP लिखा हुआ है ना, ये आपको इतना तो समझ में आ ही गया। 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 2 डॉट डॉट n इंटू 1 प्लस एक्स पावर 2n। ठीक है, अगर इस जीपी की बात करें तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इसमें, इन दोनों को डिवाइड लगाया तो AGP लिखा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स आया। तो हमने एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो बनेगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 2। ठीक है, जो टर्म यहाँ है वो इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा n इंटू 1 प्लस एक्स पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन करेंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। अब के अल्फा में से हमने ये अल्फा सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ गया। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे यहाँ तक, जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो n टर्म्स आएंगी और जब आगे सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस n इंटू 1 प्लस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर और 2n प्लस 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, सीरीज से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n चाहिए ना। अब उसमें से निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले तो इसको सिंप्लीफाइड करके लिखा है ऐसे, है ना। अब देखो ये एक हमारे पास जीपी लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें n टर्म्स में फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर n आया प्लस 1। फर्स्ट टर्म ये हो गया। ओके, जीपी की अगर बात करें ना, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स आया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। माइनस 1 हमने यहाँ से लिख दिया, अपॉन में r माइनस 1 लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ से x आया। ठीक है, और यहाँ पर n इंटू हमने क्या लिखा, 1 प्लस एक्स पावर 2n प्लस 1। ये आ गया अल्फा इंटू माइनस एक्स। तो हमने एक माइनस एक्स से और डिवाइड लगा देते हैं, माइनस एक्स से यहाँ डिवाइड लगा दिया और माइनस एक्स से हमने यहाँ डिवाइड लगा दिया ना। समझो स्टूडेंट क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, लेट ए फंक्शन एफ है जो R2R में डिफाइंड है, इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स, और ये इसका वैल्यू दे रखा है। साइन एक्स कब आ रहा है, जब ए और बी के बीच में है, और ये इसका डेफिनेशन दे रखा है जब एक्स ए से छोटा है और बी से बाद में है, तब इसका डेफिनेशन ये दे रखा है ना। आगे उसने बोला है कि फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल, फंक्शन सभी जगह डेरिवेबल है। ठीक है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो थोड़ी देर के लिए आपको ना एक बात को समझो, कुछ ऐसे समझो कि एफ एक्स हमारे पास में ये दे रखा है साइन एक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि ए और बी के बीच में डेफिनेशन तो कितनी आई, साइन एक्स आया। ठीक है, और b के बाद में डेफिनेशन ये आ रही है, मॉड ऑफ x माइनस सी माइनस डी आया। उसके बाद में यहाँ डेफिनेशन कितनी आई, मॉड ऑफ x माइनस सी माइनस डी आया। a से पहले ये डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने बोला है कि भैया फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूस भी है। ठीक है, पहले तो देखो अब इस बात को समझो, अगर c मान लो कि इस साइड हुआ, सी अगर इस साइड हुआ तो देखो साइन एक्स, ए और बी के चलो साइन एक्स का ग्राफ बना दो, कैसा भी साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, मान लो ये वाला आपने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, सपोज करो आपने कोई भी एक बना दिया। इसके बाद में अगर मान लो इसका ग्राफ अगर सी इसके बाद हुआ, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और मान लो कुछ ऐसे जब जाएंगे, ये कुछ ऐसे मान लेते हैं, तो एक शार्प कॉर्नर आ जाएगा यहाँ पर। अगर मान लो सी इस साइड हुआ, इसका मतलब शार्प कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, एक मतलब एक कन्फर्मली एक पॉइंट पे कैसा आएगा, नो डिफरेंशियल आएगा। मतलब उसने क्या बोला, जबकि उसने कहा है कि इसके बाद तो क्या रहेगा ग्राफ, या तो ऐसा जाना चाहिए या ऐसा जाना चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है, सी कहाँ लाई करना चाहिए, मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी।
पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, सी कहाँ लाई करेगा, ए और बी के बीच में ही लाई करेगा। अगर यहाँ होता तो फिर ग्राफ जैसे आप मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बनाते ना, डी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या कराओगे, थ्री पे शिफ्ट करके बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे कुछ जाएगा। ऐसा अगर मान लो इधर की साइड हुआ तो कुछ ऐसे प्लस होता, तो एक्स प्लस थ्री, तो एक्स बराबर माइनस थ्री की लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहली बात तो मुझे क्या समझ में आनी चाहिए कि भाई सी कहाँ लाई करेगा, मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद में ग्राफ ऐसे लीनियर होना चाहिए, इसके बाद में ग्राफ लीनियर होना चाहिए, तो सी कहीं इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने सी मान लिया ना। अब आप इधर गए है ना, अब इस ग्राफ को मैं फिर से लिखूं, ए और बी के बीच में तो क्या ग्राफ आ रहा है मेरे पास, साइन एक्स आया। तो अब क्या है ना, एक्स अब सी यहाँ कहीं लाई कर रहा है, एक्स कैसा आ रहा है, सी से बड़ा ही आ रहा है, ये तो कैसे खुलेगा पॉजिटिव, तो एक्स माइनस सी माइनस डी ये आ जाएगा। एक्स कैसा आएगा हमारे पास, सी से छोटा है तो माइनस साइन से खुलेगा, तो माइनस एक्स प्लस का सी और माइनस का डी आया, ये डेफिनेशन आया। ठीक है, अब देखो पॉइंट समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये कैसा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पे वैल्यू इधर निकाला और ए पे वैल्यू यहां से निकाला, कैसा आएगा, बराबर आएगा। ए पे वैल्यू मैंने लिखा तो माइनस ए प्लस का सी माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा, साइन ए। एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, यहां पर अगर बात करें कि बी पे भी कैसा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। अगर बी पे कंटिन्यूअस आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पे अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो यहां से साइन बी पे अगर वैल्यू लिखूं तो बी माइनस सी माइनस डी आया, ये वैल्यू जाएगी ना। ठीक है, एक बात तो मुझे ये मालूम चला है ना, ए पे उसको डेरिवेबल होना है, तो ए पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, साइनस का डेरिवेटिव कितना है, एफ डैश ए प्लस अगर लिखेंगे तो कॉस एक्स आएगा और वहां से वैल्यू निकालेंगे अब कॉस ए, ये आएगा। ठीक है, और यहां से अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिखूंगा उसका कितना आ जाएगा, माइनस वन आएगा, तो यहां से माइनस वन आया। कॉस से अगर माइनस वन आया तो मतलब ए कैसा होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, तो टू एन पाई प्लस पाई हमने यहाँ लिखा, मतलब ये कितना आ गया, टू एन प्लस वन इन टू में पाई आया। ए का वैल्यू कुछ इस तरह का होना चाहिए ना। फिर कॉस से अगर इतना आ रहा था, साइन ए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू तो कितना आ गया, जीरो आ गया। मतलब हमारे पास में अगर कॉस ए का वैल्यू इतना है तो साइन ए का वैल्यू जीरो आएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो भैया हमारे पास में ए माइनस सी माइनस साइन का और कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, प्लस डी बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। दूसरा, अगर मान लो इसको यहाँ पर बी पे डिफरेंशिएबल होना है, तो बी पे अगर डिफरेंशिएबल होना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा, कॉस ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस भी हमारे पास वन आ गया, तो इसका मतलब साइन बी का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू जीरो आया, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी बराबर कितना आ जाएगा, सी प्लस डी आ जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, बी माइनस सी माइनस डी, साफ साफ लिखते हैं, बी माइनस सी माइनस डी बराबर जीरो, ऐसे कुछ लिखा ना। यहां से अगर मैं बी की बात करूं तो बी का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो यहां से मैं लिख सकता हूं टू एम पाई, कुछ ऐसे लिख दिया। ए का वैल्यू ये आ गया, बी का वैल्यू ये आ गया। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ए और बी का वैल्यू मालूम चल गया, तो ए और बी का वैल्यू मालूम चल गया, तो यहां से अगर मैं देखूं, अगर हम लिखें तो ए बराबर तो सी माइनस डी बराबर ए आ गया, और ए का वैल्यू हमारे पास में कुछ ये आ रहा है ना, चलो ये लिख दिया, सी माइनस डी बराबर ए आ गया। और यहां से अगर मैं देखूं तो सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, सी प्लस डी बराबर कितना है, बी आया। ठीक है, तो यहां से अगर दोनों को ऐड करता हूं तो सी बराबर तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां लिख रहे हैं हम इस डिब्बे में, दोनों को ऐड किया तो टू सी बराबर इतना है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बाई टू आ गया। डी अगर मैं लिखता हूं मुझे ए प्लस बी प्लस सी डी चाहिए ना, हाँ तो ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं ना। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, और शायद उसका मॉड भी लगा रखा है, बाद में उसका मॉड लगा रखा है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं ना। अब देखो ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू तो कितना आ रहा है हमारे पास में, टू एन प्लस वन इंटू पाई आया, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, टू एम पाई आ रहा है। ठीक है, सी प्लस डी का वैल्यू कितना आ रहा है, बी आया, तो बी अगर मैंने यहाँ लिखूंगा तो बी कितना आ जाएगा, सी प्लस डी का वैल्यू बी आ रहा है, तो मतलब टू एम पाई आया, तो टू एम पाई ये आया। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो भैया टू एन पाई, तो हमने यहाँ लिखा प्लस का पाई यहाँ से लिखा, और ये क्या लिखा, फोर एम पाई ये लिखा, ये वैल्यू जाएगी ना। ठीक है, एक और बात मुझे पता है कि ए कैसा है, बी से छोटा है, ये बात भी हमें मालूम है।
अब देखो पॉइंट समझो, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, ए बी से छोटा होना चाहिए, है ना। अब क्या चाहिए मुझे, मिनिमम चाहिए इसका वैल्यू, तो मतलब ये बहुत ही कम होना चाहिए ना। हाँ, अब क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब सबसे कम नंबर बनना चाहिए। सबसे कम नंबर अगर बने तो देखो ए को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या ले लिया, -1 ले लिया, एन का वैल्यू मैं -1 ले लूं, एन का वैल्यू अगर -1 ले लिया और एम का वैल्यू आप 0 ले लो, तो बात बन सकती है, एम इंटीजर ही रहेगा तो ये 0 हो गया, इसका वैल्यू -1 ले लेते हैं, कितना बना, -पाई बना, और -पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -4 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बाद में इसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस सी प्लस डी कितना आएगा, तो ये 4 आएगा, ये इसका आंसर आएगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना था। क्या बच्चों आपको समझ में आया ये बात? तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, एक बार थोड़ा ढंग से समझना है ना, थोड़ी और मेहनत करना ना। अब इसके बाद डीपीपी थोड़ी और अच्छी लेवल की होती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे हम डीपीपी 31 कर रहे हैं, तो अभी तक के डीपीपी में हमने कुछ आसान डिफिकल्ट है ना, अब थोड़ी अच्छी अच्छी मतलब वैरायटी प्रॉब्लम्स बढ़ाते जाएंगे ना। 30 तक हमने 300 प्रॉब्लम्स सीख लिया, नेक्स्ट अब 200 प्रॉब्लम्स में क्वालिटी प्रॉब्लम्स रहेगी, ऐसे फिर वेरिएशंस आते जाएंगे ना। ओके, क्या आंसर देगा, 4 है, 6 का आंसर 4, 6 का आंसर 4 सही है ना। नाउ 7 पर चलते हैं, 7 में, ठीक है, इसको समझो ध्यान से, क्या दे रखा है, ओके, क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, है ना। एक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी को इंस्क्राइब किया गया इन ए सर्कल विद एडी एज डायमीटर, एडी क्या है हमारे पास, डायमीटर है। इफ एडी का वैल्यू 10 है, AB और BC का वैल्यू 5 है, द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल BAC, ए जितना दे रखा है, ए और बी नेचुरल नंबर है, तो वैल्यू ऑफ दिस पूछा हुआ है। देखो पहले तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में क्या बोला है, AD इज डायमीटर, तो AD इज डायमीटर, ये आ गया। तो B कहीं यहाँ कहीं ले लेते हैं और C यहाँ कहीं ले लेते हैं, तो ये क्या बना हमारे पास, ABCD, ऐसे कुछ आया। AD जो लेंथ है वो तो 10 दे रखा है, ठीक बात है, ये लेंथ कितना दे रखा है, 5, और ये लेंथ भी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, AC लेंथ है ना। चलो ऐसे ज्वाइन कर लिया ना। ओके, आपसे पूछा है जो ट्राइंगल BAC है, तो इसका इन रेडियस पूछा हुआ है, इसका इन रेडियस निकालना मतलब स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना आता है, डेल्टा अपॉन स्मॉल एस, डेल्टा अपॉन स्मॉल एस मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाए, इस ट्राइंगल का एरिया अगर निकल जाए, तो ये लेंथ 5 पता है, ये लेंथ 5 पता है, अगर ये लेंथ मालूम चल गया, मान लो ये लेंथ x है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ और साथ में सेम पेरीमीटर, तो मतलब x निकालने पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर AD अगर डायमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक बात आपको ये समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर मान लो कि ये एंगल मैं अल्फा मान लूं, इधर वाला जो एंगल बनेगा ना, तो ये एंगल कितना बनेगा, पाई माइनस अल्फा, यहां लिख लेता हूं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, पाई माइनस अल्फा को तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा अगर मुझे लिखना है तो कितना आ जाएगा, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर आया, कोसाइन रूल लगाया, 5 स्क्वायर यहाँ से आया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ AB, कितना आ जाएगा 50, ये आ गया है ना, ठीक है। अगर मान लो मुझे इस वाली साइड से अगर कॉस अल्फा लिखना है, इस वाले ट्राइंगल से अगर कॉस अल्फा लिखूं, कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो गया, ये लेंथ x है, ये लेंथ 10 है, तो ये 100 है, तो ये लेंथ आ जाएगा, सॉरी 10 है तो 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर कॉस अल्फा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना लिखेंगे, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 10, ठीक है, तो कॉस अल्फा। अब देखो बात को समझो, माइनस टाइम्स से तो यहाँ से आया, पाई माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस तो यहाँ लिखा, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 10 हमने यहाँ से लिखा 25, 50 यहाँ से आया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 50 यहाँ लिखा, ठीक है। अब मुझे x के लिए सॉल्व करना है, अब x के लिए सॉल्व करना है तो देखो पहले तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 को उधर भेज देते हैं और स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड स्क्वायरिंग भी कर दिया, तो 25 तो यहाँ से आ गया, 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 25, 100 यहाँ से आया,
एक्स पावर 4 यहाँ से आया, इसका डबल हो जाएगा तो माइनस ऑफ 100 एक्स पावर 4, सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स पावर 4 तो यहाँ लिख लिया और 100 एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आई। नाउ अब पॉइंट समझो। तो एक्स पावर 4 तो हमने यहां लिखा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टर्म यहां पर भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर का टर्म यहां पर भी आ रहा है, तो -25 एक्स स्क्वायर यहां से है, यहां से इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 75 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2500 यहाँ लिखा हुआ है और 2500 यहाँ लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो गए, 0 हो गया। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? माइनस का 25 एक्स स्क्वायर इधर जाएगा और ये इधर लेके आएंगे, सॉरी है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक यही कर रहे हैं ना। देखो इसको यहां से समझ लो आप लोग, एक्स पावर 4 तो इस साइड है, इस साइड ही रहने दिया, ये से कैंसिल हो गया, इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का बनेगा और यहाँ से बनेगा 75 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 0 पॉसिबल नहीं है ना साइड लेंथ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 75। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 हमने यहाँ लिखा, सॉरी 25 इंटू 3 लिखा ना, तो 5√3 आया, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 5√3 आया। ठीक है, अच्छा एक्स का वैल्यू अगर 5√3 आ रहा है तो एक्स का वैल्यू कितना है, 5√3 आया, 5√3 आया, ये आया ना। अच्छा यहाँ से मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूँ क्या आसानी से? कॉस अल्फा नहीं, साइन अल्फा लिखते हैं। तो साइन अल्फा कितना बनेगा, साइन अल्फा तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5√3 अपॉन में कितना आ रहा है, 10 आया, 5 से 2 टाइम्स कटा, 10 टाइम्स आ गया, √3/2 यहाँ से बना, तो अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री आया। अच्छा ये अगर 60 डिग्री आ रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा ना, ये तो पाई माइनस अल्फा होगा, 120 डिग्री। अच्छा ये एंगल 120 डिग्री आ रहा है, तो 120 डिग्री आया तो इसका एरिया तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, और ठीक है इसका ये भी अपना आसानी से लिखा जा सकता है। तो कितना आ जाएगा, अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो एरिया कितना आएगा, तो देखो यही लिखते हैं एरिया है ना, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ इस साइड लेंथ, 5 यहाँ से आया 5, हाफ BC साइन ए, तो साइन अल्फा हम पुट करेंगे साइन 120, तो साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा √3/2 आ गया। ठीक है, तो ये तो कितना बन जाएगा 25, अब 25√3 अपॉन में कितना है 4 आया, तो ये तो डेल्टा आ गया ना। स्मॉल एस कैलकुलेटर कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों का सम तो कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 + 5√3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, दिस इज सेमी पेरीमीटर आ गया ना, तो स्मॉल आर है ना, ये आ गया। अब आपसे पूछा गया है सवाल का, अब हम पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं, आंसर निकालते हैं। अब अपने आंसर पर चलते हैं, स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा, डेल्टा कितना आ रहा है 25/√3 अपॉन में कितना आ रहा है 4 आया, यहाँ लिखा बहुत ही तसल्ली से। उसके बाद में फिर हमने क्या लिखा, स्मॉल एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये लिखेंगे 5 और कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना, 5 हमने चलो यहाँ कॉमन ले ही लिया, तो अंदर कितना बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से √3 बचा, 2 + √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर आया, देखो 2 से एक्चुअली 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से एक्चुअली 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो चलो 5√3 बचा। ठीक है, नाउ नीचे की अगर बात करें, 5√3 तो यहाँ से बचा है, यहाँ से आ जाएगा 2 बचा हुआ है, और यहाँ कितना आ रहा है 2 + √3, इसको रेशनलाइज करूंगा तो 2 - √3 तो यहाँ कहीं आ जाएगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक की बात तो समझ में आई। ठीक है, अंदर आंसर में देखो उसने क्या अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 10√3 तो यहाँ से आ गया, √3 × √3 3 आ जाएगा, तो -15 यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, a√3 - b, ए और बी हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो ए का वैल्यू 10 आ जाएगा, बी का वैल्यू 15 आ जाएगा, तो a + b कितना आ जाएगा, 25 आएगा, ये आंसर आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल सर, है ना, बात समझ में आ गई। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आएगा, a + b, 7th का आंसर 25 एकदम सही जवाब है ना। नाउ आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन, इसका आंसर 20 आ रहा है, थोड़ा ध्यान भी रखते हैं ना, चेक नहीं करेंगे। ओके बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ना। अच्छा अब देखो इस वाली प्रॉब्लम को ना, क्या लिखा हुआ, अल्फा हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इतना दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना।
ठीक है। यहाँ साइन पाई अपॉन 3, यहाँ पर के पाई अपॉन 9 है, के पाई अपॉन 3 दे रखा है। तो देखो बड़े ध्यान से समझना है क्या करना चाहिए। के पाई अपॉन 9 है, ये इसका 3 टाइम्स है, तो क्यों ना मैं इसको थीटा मानूं। ऊपर वाला क्या लिखा हुआ, साइन 3 थीटा, अल्फा बराबर, तो के बराबर 1 से लेकर के 20, तो चलो मैं लिखूंगा ना। अगर इस वाले पॉइंट को अगर समझे, ऊपर वाला पार्ट तो साइन 3 थीटा लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, तो साइन थीटा अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 3 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसे कुछ आया। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसको देखो अंदर जब मल्टीप्लाई किया आपने, तो माइनस आने से प्लस का आ गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, 3 यहाँ से बच रहा, माइनस का 4 यहाँ से आया, तो माइनस का 1 आया। मतलब ये वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई होकर कट गया, मतलब ऊपर वाले पार्ट से सिर्फ साइन थीटा बचा। मतलब अल्फा एक्चुअली में है क्या, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके 20 और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, हमने इसको थीटा माना है, लोएस्ट वाले पार्ट को, के पाई अपॉन 9। ठीक है, अच्छा इसको के का वैल्यू 1 से लेके ऐसे डालना है ना। एंगल कैसा चल रहा है, एपी में चलेगा। तो देखो इस तरह की सीरीज का सम तुम निकालना जानते हैं ना बहुत अच्छे ढंग से। साइन पाई अपॉन 9, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 9, डॉट डॉट चलते गए, साइन ऑफ 20 पाई अपॉन 9। कितनी टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं। ठीक है, साइन सीरीज लिखा हुआ है, हाँ साइन सीरीज का सम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंस, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही, 20 इंटू डिफरेंस बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई 9, जिससे कितना आ जाएगा, पाई बाई 18 आ जाएगा, डिफरेंस बाई 2। अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2, तो पाई अपॉन 18 यहाँ से है। साइन सीरीज है तो साइन लिखेंगे, फर्स्ट एंगल पाई बाई 9 और लास्ट एंगल कितना आ जाएगा, 20 पाई बाई 9। अपॉन में कितना आया, 2 यहाँ से आया। ठीक है, तो यहां तक का पॉइंट आया अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देखो इस वाले पॉइंट को समझिए ना। साइन ऑफ 20 पाई अपॉन 18 यहां लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस 2 पाई अपॉन 18। चलो ऐसे लिख देते हैं या नहीं भी लिखते, कोई खास फर्क। ओके, इतना ही रहने देते हैं इस वाले पार्ट को ना। साइन में हमने ऐसे लिखा एंड डिफरेंस बाई 2, तो डिफरेंस बाई 2 इतना आ गया। ठीक है, 18 में ही रहने देते हैं ना। इसको अगर मान लो कि मुझे सॉल्व करना है साइन को, तो 18 प्लस 2 लिखा मैंने ना, तो यहां से तो कितना आ जाएगा, एक तो 18, तो पाई तो चलो यहीं आ जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस, और ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन 18, ऐसे कुछ बन जाएगा ना। ठीक बात है, 18 पाई इतना आ गया, अपॉन में हमने साइन पाई अपॉन 18 यहाँ से लिखेंगे, तो पाई अपॉन 18 तो यही रहने दिया। साइन यहाँ लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 21 पाई अपॉन 18, ऐसे कुछ बना। ठीक है ना, तो चलो इतना ही रहने देते हैं, 21 पाई अपॉन 18 ये आया है ना, अल्फा हमारे पास में ये आया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना। तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 18 साइन ऑफ 21 पाई अपॉन 18। ये थोड़ा सिंप्लीफाई और होगा, पर अपना पहले बीटा निकालते हैं ना, साइन पाई अपॉन 18 ऐसे हमने लिखा। ये अल्फा तो चलो हमारे पास ये आया। सिमिलरली अगर मैं बीटा की बात करूं, तो बीटा को मैं यहाँ ऊपर सॉल्व करता हूँ ना। फिर से अगेन मैंने कि इसको थीटा माना, कलर में ब्लू कलर लेते हैं, इसको थीटा माना, तो बीटा बराबर अगर हम बात करें समेशन ऑफ कॉस ऑफ, अगर इसको थीटा माना है तो ये कितना लिखा हुआ है, इसका 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ऊपर कॉस 3 थीटा, नीचे कितना लिखा हुआ 1 माइनस ऑफ 4 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉस 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 4 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो cos थीटा तो हमने यहां से कॉमन ले लिया, अंदर से आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 माइनस 1, तो ये तो कितना बन जाएगा, cos ऑफ थीटा तो हमने यहां से लिखा 3 माइनस ऑफ
4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, 4 माइनस 1 तो सही है ना, क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 सही है ना। तो देखो नीचे वाला पोर्शन में कितना लिखा है, 1 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो गया ना ये वाला पार्ट, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली बीटा कितना लिखा हुआ है हमारे पास में, कॉस ऑफ थीटा समेशन, ठीक है। और थीटा कितना लिखा हुआ है, k पाई अपॉन 9, और k कैसे वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक। तो देखो ये लिखा क्या है, कॉस ऑफ पाई अपॉन 9, कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन 9, डॉट डॉट चलते जाएं तो कॉस ऑफ, तो 20 पाई अपॉन 9 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस सीरीज का अगर मुझे सम लिखना है तो कितना लिखेंगे, बीटा, तो फॉर्मूला यही आता है, कोसाइन सीरीज है, एंगल एपी में है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, साइन ऑफ n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू डिफरेंस बाई 2 कितना आ जाएगा, पाई बाई 18, अपॉन में कितना आया, साइन ऑफ 18 पाई अपॉन 18, साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2। कोसाइन सीरीज है तो कॉस लिखेंगे, साइन सीरीज होता है तो साइन लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, कितना आ जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो 21 पाई अपॉन में 9/2, यही आया, ये हमारे पास बीटा आ गया है ना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको और सिंप्लीफाई करके माइनस ऑफ साइन हमने यहाँ लिख दिया, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 18 तो हमने यहाँ से लिखा, और साइन ऑफ पाई अपॉन 18 यहाँ लिखा और यहाँ पर लिख दिया कॉस ऑफ 21 पाई अपॉन में 18 डिग्री, है ना, 18 सॉरी, डिग्री विग्री कुछ नहीं, इतना लिखा ना। अच्छा देखो एक और चीज है, इस वाले पार्ट को चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन ए कॉस से लिखेंगे, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉस ऑफ पाई अपॉन 18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 21 पाई अपॉन 18, ये आया, बीटा ही आया। अल्फा को भी चलो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 साइन ए कॉस ए अगर करेंगे तो माइनस साइन ऑफ 2 साइन ए तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ पाई अपॉन 18, और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ 221 पाई अपॉन 18, ये आया, ठीक है। सवाल में एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर निकालना चाह रहा है। तो सवाल में अगर हम बात करें बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के बारे में बात करें, तो भैया हमारे पास में अगर समझें, कॉस स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और ये शायद साइन लिखा है ना, अंतर तो है ना, पूरा ही अंतर आ रहा है ना। कॉस पाई अपॉन 18 आना चाहिए, यहाँ पर भी कॉस पाई अपॉन 18 आ रहा है, सही बात है ना। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर किया तो देखो ये 4 कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई अपॉन 18 भी कॉमन आएगा, ठीक है। अब देखो बात को समझो, यहां से जब कर रहे हैं तो बीटा स्क्वायर तो ये आया, ये वाला पार्ट तो कॉमन आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ 2 थीटा लिख देंगे, तो 2 यहां पर आ जाएगा, और थीटा कितना आ रहा है, 21 पाई अपॉन में 18 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, यहां तक की बात आई। तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की हमने इतना निकाल दिया, और ये 1 प्लस कॉस लैम्डा के फॉर्मेट लिखना है। अब देखो पॉइंट समझे ना, यहां से आगे की बात को समझा जाए, कॉस स्क्वायर ऑफ 18 है ना, एक काम करते हैं, 10 डिग्री लिखा हुआ, पहली बात तो ऐसे लिखो, है ना, थोड़ा इस नंबर में आसान आसान से लग रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से अगर मैं कैंसिल कराता हूँ, ये 7 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा। 2 से अगर कैंसिल करें तो 2 से अगर कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स आ गया। तो भैया इसकी अगर बात की जाए तो कॉस स्क्वायर ऑफ, ये कितना बना हमारे पास में, 7 पाई अपॉन 3 आ रहा है, मतलब 7 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, 7 पाई अपॉन 3 को तो हम कितना लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं ना, समझो बात को ध्यान से, कॉस स्क्वायर 10 कॉस ऑफ पाई प्लस, सॉरी 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 3 से 2 टाइम्स 6 टाइम्स 7 पाई, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, कॉस 60 आ गया, कॉस 60 का वैल्यू कितना बनेगा, हाफ बनेगा, हाफ से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ये तो 2 स्क्वायर ऑफ कॉस 10 डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री लिख सकते हैं। कुछ ऐसा आया, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर,
अच्छा अगर ये ऐसा आ जाएगा तो उसके बाद में तो फिर क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो एट्थ का आंसर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। एट्थ का आंसर क्या आना चाहिए, 20। एट्थ का आंसर कितना आ रहा है, 20 है ना, एकदम सही जवाब। ठीक बच्चों, नाउ तो हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया ना, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की तरफ, है ना। अच्छा आगे के हमारे पास क्या दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है। अच्छा ये पैराग्राफ को लेने के पीछे कारण था, ये पैराग्राफ बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना। बट इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल की हेल्प नहीं लेंगे। क्रैमर रूल से क्या होता है, प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, तो उसको आप बड़े ध्यान से समझ लेना क्या मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो उसी से क्या होगा, तीनों प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा तब लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होगा, एक्जेक्टली वन सॉल्यूशन हो तो क्या सॉल्यूशन आएंगे ना। जैसे 9th की बात करें तो नो सॉल्यूशन पे क्या आंसर आएगा, वन सॉल्यूशन पे क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पे क्या आंसर होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो पहला काम तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करो, हमेशा एक्स और वाई का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ, मतलब किसी भी दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल निकालो। और जब जिन दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हो ना उसमें कोई अननोन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, अगर मान लो कि यहां से मैं चाहूं तो एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड, नहीं पर ऐसा नहीं किया मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ जेड निकाला, इन दोनों से भी एक्स का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक्स और वाई में क्या कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं ना, अननोन नहीं आ रहे, लैम्डा वगैरह ऐसे काइंड ऑफ नहीं आ रहा। तो देखो मैंने क्या किया, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 2y आया, ठीक है। और यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में z तो यहाँ से कॉमन आ गया और दैट इज म्यू माइनस 3 यहाँ से आया और दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू को लिखूं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ z इंटू म्यू माइनस ऑफ 3 आया, ये y का वैल्यू आया, ठीक है ना। अब आपको x का वैल्यू और निकालना है, तो ये तो हमारे पास y का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब मैं x का वैल्यू और निकालता हूँ। x का वैल्यू जब निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2x माइनस एक्स, तो यहाँ तो x बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से क्या बना, z तो हमने यहाँ लिखा और ये बना 6 माइनस ऑफ म्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो x का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 3 माइनस ऑफ 6 माइनस म्यू इनटू में कितना आ जाएगा, z, ये आ गया, x का वैल्यू ये आ गया और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमने z ऐसे कैलकुलेट कर लिया। देखो आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ ना, जैसे आप ये कर लेते हो ना उसके बाद x और y का वैल्यू आपके पास ये आ गया। अब x और y की वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो बहुत तसल्ली से आपने प्रूफ करो, एक ही लाइन में आपका देखो आंसर सॉल्व हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगती। बस शुरू में x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 3 माइनस ऑफ 6 माइनस है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस साइन ऑफ म्यू माइनस ऑफ 6 इंटू जेड, ये आ गया x का वैल्यू, ठीक है। और x का वैल्यू हमने यहाँ पुट कराया था 2 टाइम्स ऑफ, और आगे आ रहा था मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लैम्डा इंटू y टाइम्स ऑफ लिखते हैं, तो y का वैल्यू लिखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस, यहाँ से हम कितना लिखेंगे, z यहाँ से लिखेंगे और इसको मैं लिख देता हूँ 3 माइनस ऑफ म्यू लिख लेते हैं, ताकि माइनस साइन का झंझट थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाए। 3 माइनस ऑफ म्यू हमने यहाँ लिख लिया, प्लस टाइम्स ऑफ 6z बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ऐसा कुछ लिखा, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक आपको बड़ी तसल्ली से लिखना था। उसके बाद देखो प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाता है। अब आप क्या करो, जेड की टर्म्स को एक साथ लिखो और बाकी सभी टर्म्स को इस साइड भेज दो। तो जेड की टर्म मैंने एक साथ लिखा, तो जेड की टर्म को एक साथ लिखेंगे तो जेड तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो कितना आ गया, 2 म्यू आ गया और माइनस का 12 आया, माइनस का 12, चलो तसल्ली से लिखा हमने ना, ठीक है। जेड की टर्म को मैंने एक साथ लिखा, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो प्लस का 3 लैम्डा आ जाएगा, जेड की टर्म को हमने एक साथ लिखा तो 3 लैम्डा तो यहां से आ रहा है, माइनस का यहां से कितना आ जाएगा, म्यू लैम्डा आ जाएगा जेड की टर्म को, प्लस का 6 हमने यहां लिखा, ठीक है। इस बात को भी समझ लेंगे अभी, ठीक है। अब 8 आपने कांस्टेंट यहां लिखा हुआ है, तो देखो यहां से कितना आ रहा है, एक तो 6 आया, यहां से एक लैम्डा का टर्म आया, 1 इंटू ऐसे लिखा हुआ ना, ये 1 है। अब देखो 6 को जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 आ गया, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, तो यहाँ तो आ गया 2 और यहाँ से कितना आएगा, लैम्डा को उधर लेके जाएंगे तो माइनस लैम्डा, ये आपको बड़ी तसल्ली से लिखना था, जैसे आपने ये लिखा। अब देखो जेड, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ,
ये जो बन रहा है हमारे पास में, इसको रेड कलर से लेके चलते हैं ना, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो क्या बन रहा है, 2 म्यू तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, माइनस का 12 और प्लस का 3 लैम्डा लिख लेते हैं, 3 लैम्डा हमने यहाँ लिखा, ठीक है, माइनस का 12 और प्लस का 6 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 आ गया, ठीक है, पहले किसी को भी लिख दिया, माइनस ऑफ म्यू लैम्डा बराबर कितना आया, 0 आया, इतना आ गया ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मैंने एक साथ लिया, म्यू का टर्म यहाँ से कॉमन लिया तो 2 माइनस ऑफ लैम्डा तो यहाँ से आया, प्लस साइन ऑफ लैम्डा अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, सॉरी 3 कॉमन लेते हैं, तो लैम्डा माइनस ऑफ 2 यहाँ से आया, ठीक है। नाउ अब अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि लैम्डा माइनस 2 तो हमने ओवरऑल से कॉमन ले लिया, तो लैम्डा माइनस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू प्लस का 3 आ जाएगा, मतलब जेड का जो वैल्यू आ रहा है, माइनस साइन और कॉमन ले लो अगर आप चाहें तो, म्यू माइनस 3 तो हमने यहाँ से लिखा, लैम्डा माइनस 2 हमने यहाँ लिखा, और ये कितना आ गया, लैम्डा माइनस ऑफ 2 आ गया। अल्टीमेटली मतलब मेरे को यहाँ तक पहुंचना था ना जेड का वैल्यू। तो देखो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, क्रैमर रूल नहीं बता रहे हम, क्रैमर रूल के बिना ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ तक आपने लिखा और ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। आप क्या करो, किन्हीं भी दो वेरिएबल का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल। ध्यान क्या रखना है, जो जिन दो वेरिएबल का वैल्यू आप निकाल रहे हो उसमें अननोन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अननोन हो तो भी कोई दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी, मतलब फिर ध्यान रखना पड़ता है। अगर अननोन नहीं है तब आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। ओके, यहां तक की बात हमें समझ में आई। अब देखो हम बात करते हैं ना, पहली बात तो देखो हम बात करें अगर यूनिक सॉल्यूशन चलो पहला पूछ रहा है नो सॉल्यूशन ना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की बात करें। देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो कहीं कोई समस्या आती ही नहीं है भाई। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये वाला जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे डिवाइड लगा सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए भैया लैम्डा बराबर 2 नहीं होना चाहिए पहली बात तो, और एंड म्यू का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा इन दैट केस तो भैया यहाँ से कितना आ जाएगा, तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। लैम्डा 2 नहीं होना चाहिए, 3, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो बनेगा तभी तो हम इधर डिवाइड लगा पाएंगे, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आगे उसने बोला नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि भैया ये तो 0 हो जाए और ये 0 ना हो, मतलब लैम्डा माइनस 2 तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब लैम्डा का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, और साथ में म्यू का वैल्यू कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो भैया ये कैसा आ जाएगा, यूनिक, मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन के लिए अभी तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो बराबर नॉन जीरो आ गया, तो जेड का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो क्या आएगा, म्यू का वैल्यू तो 3 होना चाहिए और लैम्डा का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका ऑप्शन बी आएगा। आगे बोला इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए भैया क्या होना चाहिए, जेड डॉट जीरो बराबर 0 ये होना चाहिए, मतलब ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0 बनना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए कि लैम्डा का वैल्यू 2 होना चाहिए और म्यू का वैल्यू कुछ भी आ जाए, बिलोंग्स टू आर। तो लैम्डा का वैल्यू तो 2 हो जाए और म्यू का वैल्यू बिलोंग्स टू आर आ जाए, तो कितना आंसर आएगा इसका, डी आ जाएगा ना। तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी सी डी ऑप्शन आ रहा है, 9th का है ना, बी सी डी, 9, 10th और स्टार है ना। ओके बच्चों, बहुत मेहनत लगती है देखो ये सबको समझने में और समझाने में, और आपको समझाने। बी ए डी आ रहा है ना, 10th का सी नहीं बोला हमने, सी बोला है, कहीं गलती कर दी क्या, चेक कर लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, इतनी टफ टफ प्रॉब्लम्स रहती है कि बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। टफ मतलब कॉशस वाली प्रॉब्लम्स। मैंने कुछ उल्टा लिखा है क्या, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, रिजल्ट में उल्टा लिख रखा है, उल्टा है, उल्टा है। यूनिक सॉल्यूशन अगर आए तो लैम्डा 2 होना चाहिए और म्यू 3 नहीं होना, लैम्डा 2 नहीं होना चाहिए, म्यू 3 नहीं होना चाहिए। तो 10वें का तो क्या आएगा, सी आना चाहिए, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो 10th का सी आएगा, शायद वहां पे गलत दे रखा है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आए तो भैया ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी 0, नॉन जीरो नंबर बनेगा, तो यहाँ भी नॉन जीरो डिवाइड करके निकाल देंगे ना, ये सही है एकदम, बिल्कुल सही जवाब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए भैया यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू तो 2 नहीं हो और म्यू का वैल्यू 3 हो, तो बी आएगा, 9th का बी आएगा, नो सॉल्यूशन के लिए ये होगा, इसके लिए आएगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो बी सी डी आंसर ये आ रहा है ना, ठीक है ना बच्चों, यही आंसर आएगा बी सी डी ना, ए नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। चलो वन सॉल्यूशन के लिए मान भी लें आपकी बात को, म्यू का वैल्यू 3 ले लिया, लैम्डा का वैल्यू 2 ले लिया, ले लिया ना,
तो भैया यहाँ तो कितना बना z.0। ओहो कलर कहाँ गया, जेड लेमडा का वैल्यू एक बात करें तो ना ये तो आ ही नहीं रहा ना, यहाँ तो जीरो आ जाएगा, बराबर जीरो आ जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जीरो बराबर जीरो पॉसिबल तो है, पता वन सॉल्यूशन नहीं आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या आंसर आएगा, बीसीडी आएगा ना। 10th का आंसर मैं थोड़ा चेंज भी कर लेंगे, एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, बीसीडी। ओके बी 10th का आंसर गड़बड़ है ना, ए तो आ ही नहीं रहा है ना, वो तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, वो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, सी आएगा ना, और ये डी सही है। ठीक बच्चों, आई होप आपको डीपीपी नंबर 31 सॉल्व करके मजा आ गया होगा। इसमें आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी ना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट सी ना। देखो पहली बात तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों था, इसमें हमने जो सॉल्यूशन किया था ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच, वो काफी मैटर करता है ना, उससे आप प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये प्रॉब्लम आसान सी प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम बढ़िया थी, ये प्रॉब्लम मजेदार प्रॉब्लम थी ना, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम थी, मतलब कॉमन सेंस वाली प्रॉब्लम ऐसे करते रहते हैं ना, क्लास में किया होगा आप लोगों ने इस जैसा प्रॉब्लम। ये बढ़िया प्रॉब्लम थी, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी, ये भी अल्टीमेट प्रॉब्लम थी, और ये सबसे मजेदार प्रॉब्लम थी 2018 का ना जो प्रॉब्लम आया था, ये था। आई होप बच्चों आपको डीपीपी नंबर 31 आपने अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया है। ठीक बच्चों, आज के लिए अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।